अध्यापकों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बाय बाय। क्योंकि शिक्षण विधि भी अपनी कंप्लीट होगी, मैं लाग के लास्ट में था कराएगी। अब कुछ हम आगे शिक्षण विधियों का अभ्यास करेंगे और कुछ से ग्रामर का भी करेंगे ताकि आपका 30 नंबर का मैटर क्लियर हो जाए। अब बात यह है टाबरो, हाँ, एक तो अनुप्रति खुल गई है आपकी, नया बस आय वाला बना होना चाहिए और जन आधार में होना चाहिए, वो नॉर्मल काम है, आप बनवा मित्र से जाके बनवा लो, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि आप भर देना, आप ये मत सोचना ये रीड कीजिए, आपको मेन की तैयारी नहीं करनी है क्या? मेन की तैयारी जीके से करनी है, आपको सब व्यवस्थाएं हो जाएगी, आपको नोट्स वगैरह ऑनलाइन कोर्स सब मिल जाएगा। फिर अनुप्रति में आने के बाद फिर यहाँ आके करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आराम से मजे करो। तो इसलिए जाके जल्दी से जल्दी एक दिन लगेगा आपका, जाके मित्र, अगर आप तारानगर में हो तो यहाँ आके गुरुकुल में आपका फ्री है, वो रजिस्ट्रेशन करवा देना अनुप्रति के ऊपर, ठीक है। तो हाँ, लास्ट बैच कोई लेना चाहे तो ले सकता है, जो भी पढ़ना चाहे, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना भी गुरु नोट्स पे जाके। टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज जल्दी 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 सल्टाओ भी, ताकि समस्या ना आए। हमारी क्या चल रही थी, हमारी हिंदी व्याकरण की बहुत सारी विधियां, किस विधि को किस विधि से पढ़ाना है, और हमने 2-3 तो पढ़ ली थी शायद। कौन कौन सी पढ़ ली थी, एक मिनट, गद्य विधि पढ़ ली थी और हमने पद्य भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण। क्या ज्यादा नाटक ना करिए यार मास्टर, यह मतलब किन की वो नए तरीके से कर रहा है, नाश्ते में कुछ कर रहा है। तो नाटक की शिक्षण विधियां, हिंदी की विभिन्न शिक्षण विधियां, जिसमें से आज है नाटक शिक्षण विधि। चलो पढ़ते हैं फिर नाटक शिक्षण विधि। नट धातु से बना शब्द है नटिनी, तो नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नाचना, अभिनय करना, बिना मतलब बात करना, या नाटक करना लग रही है, अनुकरण करना, किसी की नकल करना भी नाटक है, नाटक, वो नाटक। इसका नाटक का आनंद तभी आता है जब आप उसे प्रत्यक्ष रूप से अभिनय में देखते हो। क्या गजब का नाटक किया, क्या गजब। भरत मुनि कहते हैं कि मैं ऐसे नाट्य नामक 5वें वेद की रचना इतिहास सहित करता हूं। यह नाटक, किसी भी चीज को नाटक में कन्वर्ट कर सकते हो। चुगली कर रहे, चुगली को भी नाटक में कन्वर्ट कर सकते हो, चाल के बता और मुंह भोर के बता, और मतलब कुछ लोग तो सीधी बताते भाई तेरे खातर न्यू कहो, कुछ लोग उसका इतना रूपांतरण करते उसी की लैंग्वेज में बताते हैं, मुंह बांको कर गिर, हाथियां कर गिर, चाल गिर, चालते बताए, मतलब वो होता है नाटक। यानी नाटक में कुछ तत्व होंगे, यानी प्रमुख तत्व है, बस समझते जाना आप। तो कथा वस्तु क्या, कथा वस्तु क्या है सर? कुछ भी हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकती है, पौराणिक हो सकती है, मिश्रित हो सकती है, कोई भी कथा हो सकती है जो नाटक के रूप में आप प्रस्तुत कर दो। भैया अनारकली की प्रेम कहानी को भी आप प्रस्तुत कर सकते हो नाटक में, कि एक को अकबर बना दिया, एक को जहांगीर बना दिया, एक को अनारकली बना दिया, फिर आप उसे प्रस्तुत कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, वो ही तो नाटक हो जाता है। इसमें किसी का कथा वस्तु हो सकती है, किसी का चरित्र चित्रण हो सकता है। क्या आज मैं महाराणा प्रताप को नाटक खेले, इसका मतलब आपने महाराणा प्रताप का चरित्र लोगों को बताया है, आपने शिवाजी का चरित्र बताया है। क्योंकि नाटक में 2 पात्र मुख्य होंगे, बाकी सब गौण होंगे, एक नायक होगा, एक नायिका होगी, नायक नायिका, ये 2 पात्र होंगे, हीरो और हीरोइन, सीधी सी बात ये 2 होंगे। नाटक मुख्य रूप से, नाटक में 4 प्रकार के नायक होते हैं, नायकों के भी प्रकार होते हैं, नायिकाओं के भी प्रकार होते हैं, प्रकार सबके होते हैं। जैसे पैरों की ओर देखकर चलने वाली नायिका, पादु विलोचन नायिका, तो नायिकाओं के बहुत प्रकार है, नायक के भी प्रकार है उस चरित्र में। जैसे एक नायक होता है धीर प्रशांत, ऐसा नायक जो बड़ा ही त्यागी और धीरवान है, जैसे रामायण में भगवान राम, क्या चरित्र है उनका, कितना आदर्श चरित्र है उनका, वो एक प्रकार का नायक है। दूसरा है धीरोदात्त नायक, मैं इसको इधर लग देता हूं, दूसरा धीरोदात्त नायक, ठीक है। तीसरा है धीरोद्वत्त नायक, नायक का प्रकार है, और तीसरा है धीर ललित नायक।
बड़ा ही महाशाली है नायक, लेकिन समाशील है पृथ्वीराज चौहान की तरह, सबको माफ कर रहा है। धीर दात, दाता है वो एक प्रकार से। धीरोदत्त बड़ा ही नायक तो है, लेकिन बड़ा ही अहंकारी नायक है वो, घमंडी नायक है, मायावी प्रचंड घमंडी नायक। तो ये भी नायकों, क्योंकि आप फिल्म में देखते हो, कुछ फिल्मों में तो हीरो बड़े गरीब तरीके से, और कुछ फिल्म में हीरो बड़े अलग तरीके से पेश होते हैं, यानी नायक नहीं, खलनायक तरीके से, खलनायक रूप में भी हीरो को प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऐसी फिल्में भी आपने देखी होगी। अब होता है तीसरा नाटक में क्या क्या प्रकार बताए नाटक में। नाटक में एक मैंने बताया कि कोई कथा वस्तु होगी, किसी का चरित्र चित्रण भी हो सकता है। संवाद बड़ी महत्वपूर्ण चीज है किसमें, नाटक में, क्योंकि बगैर संवाद का ही का नाटक, नाटक का प्राण यही है। अगर बोला ही नहीं जा रहा है, काई का नाटक, मूक फिल्म थोड़ी है, नाटक है। बोलना, प्रस्तुत करना, और क्या यार क्या नाटक खेले सर, ढंग बोलने को नहीं आवे, फिर काई का नाटक। और कुछ लोग छोटी सी बातों में बातों में जान डाल देते हैं, वो तो नाटक। नाटक पे प्रभाव पड़ता है देश काल और वातावरण का, तत्व है ये। क्योंकि नाटक में उस समय का भेष प्रस्तुत करना पड़ेगा। भाई ये नहीं है कि आप नाटक पृथ्वीराज चौहान का कर रहे हो और जींस पहन के कर रहे हो, कई का मतलब है फिर कई का नाटक हुआ। भगवान राम का नाटक कर रहे हो तो उसी प्रकार की ड्रेस पहनो उस समय की, कृष्ण का कर रहे हो उस समय की, महाराणा प्रताप की कर रहे हो उस समय की, क्योंकि ये चीजें तो बड़ी महत्वपूर्ण है, वरना फिर क्या मतलब हुआ। भाषा शैली, अब आप भगवान राम का नाटक खेल रहे हो तो टपोरी लैंग्वेज काम में लोगे क्या, उसमें भाषा शैली जो है वो ही नाटक को प्रसिद्धि तक ले जाती है। बोलने का तरीका नाटक को फेमस करता है। रोल तो कर रहे हो शिवाजी को, धीरे धीरे बोलने लग रहे हो, क्या नाटक यार, क्यों, क्योंकि नाटक की भाषा शैली सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। फिर उद्देश्य, क्योंकि नाटक का कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही होगा, बस बिना उद्देश्य का एक नाटक। आप शिवाजी का नाटक क्यों खेल रहे हो, लोगों को बताना चाहते हो उनका चरित्र। राम का नाटक क्यों खेल रहे हो, कृष्ण का क्यों खेल रहे हो, किसी का भी नाटक खेलो, आपका उद्देश्य जरूर है उस रचना के पीछे कुछ ना कुछ। और अगर अभिनेता नहीं है तो फिर नाटक की कोई उपयोगिता नहीं है। अभिनय के अभाव में नाटक नीरस है, वो तो नाटक न रह के कोई बेनाटक की कहानी उपन्यास ही रह जाए। इसलिए नाटक में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है संवाद का, एक्टिंग का, बोलने का तरीके का, सब चीजें उधर है। तो अब बात है कि नाटक क्यों लगता है, उसका उद्देश्य क्या है। भाई स्कूल में नाटक कई बार खिलवाते हैं, नाटक 26 जनवरी 15 अगस्त पे चलता है नाटक। हो सकता है जनता के लिए नाटक का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन होगा। हम 26 जनवरी 15 अगस्त सोचते थे यार कोई नाटक हो जाए तो मजा आ जाए, बोल रहा है मजा आवा यार, हंस यार। हो सकता है जनता के लिए एक मनोरंजन उद्देश्य हो, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है, और भी उद्देश्य है। जीवन में मनुष्य के सामने जो जो परिस्थितियां आती है वो सब नाटक के माध्यम से पेश की जाएगी, और उन सब का ज्ञान मिलेगा विद्यार्थियों को कि देखो क्या समस्या आवे यार। नाटक में गरीबी है तो गरीब कपड़े दिखाए गए हैं, फिर वो गरीबी से उभरता हुआ दिखाए गए, तो ये चीजें दिखेगी। बालक सीखेगा कि बंदा विपरीत परिस्थिति में कैसे बाहर निकला। नाटक में स्वभाव का बड़ा अच्छा चित्रण होता है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो उसके चेहरे की गंभीरता, देख रहे हो शरीर को, देख रहे हो मानव चरित्र दिखेगा। तो इससे मानव स्वभाव का बड़ा ही विचित्र है, जिसे समझने का मौका मिलता है नाटक जैसे फिल्मों में मिलता है। नाटक द्वारा ही मालूम होएगो को भिन्न भिन्न अवसर के ऊपर हमें किस अवसर पे किस स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। गुरुजी गुस्से मारे तो क्या करना है, गुरुजी बाबो गुस्से मारे जद के कहने और बाबो राजी हो रहे के कहने, राजी हो रहे जद थाना आईफोन की मांग करनी नहीं कौन करनी, रीस मायड़ा खेत वायड़ो आईफोन की मांग कर लेगा तो समझे क्यों, क्योंकि जीवन भी एक नाटक है। बैठे रहो, अब आप बैठे और सामने आपके कोई घूम रहा है, समझो कि नाटक चल रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई आ रहा है, कोई रोटी ले आ रही है, समझो ये नाटक है जीवन। यानी आचरण उस समय कैसा होना चाहिए, यानी नाटक अवसरानुकूल होना चाहिए, किस अवसर पर कैसी बात करनी, वो चीज हमें कौन सिखाता है, नाटक। भाव व्यक्ति आती है, बोलने का ढंग, नाटक करेगा बच्चा बोलेगा, बोलने की कला सीखेगा,
तो ये नाटक के पीछे हमारे कुछ उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे नाटक की शिक्षण विधि, जहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। चलो भी, नाटक की शिक्षण विधियां। पूरा होने जा रही है आपने। एक तो होता है आदर्श नाट्य विधि, ठीक है, आदर्श ब्याह को सीजन चल रही है आजकल तो, ठीक है। दूसरी है व्याख्या विधि, ठीक है। तीसरी अभिनय या प्रयोग विधि, ठीक है। चौथी है समवाय विधि, बताओ। ये नाटक शिक्षण की विधियां हैं। अब हमें पढ़ेंगे एक एक करके। आदर्श नाट्य विधि, आदर्श कौन होता है? अध्यापक। अध्यापक ही सारे पात्रों का अभिनय कर लेता है। जब नाटक पढ़ाया जा रहा है, अध्यापक खुद ही अभिनय कर लेता है, और अध्यापक इस ढंग से अभिनय करता है कि सारे चरित्र बच्चे को अच्छी तरीके से महसूस हो जाए। जैसे अकबर बोल रहा है तो अकबर की तरह बोलेगा, जहांगीर तुमने अनारकली से प्रेम करने की हिम्मत कैसे की? हम करते हैं अनारकली से प्रेम। यानी वो बोलने का तरीका अकबर की तरह होना चाहिए। जहांगीर बोले तो फिर जहांगीर की तरह होना चाहिए। ये नहीं कि लहजा, क्यों राजा का लहजा अलग हो तो वो सारे कौन कर देगा? वो खुद ही कर देंगे। और उस पात्र में जो प्रेम, करुणा, क्रोध उसी समय टीचर प्रस्तुत करेगा अपने चेहरे से। भिखारी को रोल है तो भिखारी को सोचा बनाना पड़ेगा मास्टर जी ने। क्यों? क्योंकि टीचर खुद ही कर लेगा। वो आदर्श नाट्य विधि होती है। यही ज्यादा चलता है। देखो सच्ची बात है, बच्चे चुपचाप सुनते हैं, देखते रहते हैं, मास्टर जी बोल रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चा स्वयं ये कार्य नहीं करेगा तब तक विधि सही नहीं मान सकती। लेकिन फिर भी चलती है ज्यादा, यही है सिलेबस कराने की ये विधि है। व्याख्या विधि, जो भी भिन्न भिन्न पात्र हैं उन चरित्र की भाषा नाटक की पृष्ठभूमि पर विचार करें और फिर बाहु संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। यानी प्रश्न का आधार पर नाट्य करे कि अकबर के कयो, जहांगीर के कयो, फिर अनारकली के कयो, वो दोनों करन लाग रही हूं प्रेम। तो ए चीजा गठवेगी प्रश्नोत्तर माध्यम से। पुरानी विधि है लेकिन ऊंची कक्षाओं में चल सकती है, नीची में ये नहीं चलेगी। अभिनय प्रयोग विधि ये ज्यादा चलती है। ये ज्यादा चलती नहीं, ये ज्यादा अच्छी है। यानी जो नाटक आया है उसका अभिनय करवाओ। अब अभिनय दो प्रकार से हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा रंगमंच पे हो सकता है, ठीक है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे होता है। एक हो सकता है कक्षा अभिनय, कक्षा के अंदर। कैसे? पूरी रूपरेखा तैयार होगी और रूपरेखा हम तैयार हो गए, एक जनो अकबर बनेगा, एक जनो जहांगीर बनेगा और एक जनो अनारकली बनेगा और दरबारी बन जाएगा दो साथ, और वो चलेगी। ये तो बड़ी खर्चीली हो जाती है, सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, पैसा भी ज्यादा लगेंगे, मैं पूरा रंगमंच तैयार करना पड़ो। अकबर का बेटा आ थोड़ी अकबर ने कुर्सी पर बिठा दे, फिर क्या? अकबर का दरबार लगाओ, ताज लगाओ, अकबर को अच्छे कपड़े पहनाओ, वो विधि है। ये ज्यादा नहीं हो सकती, साल में एक या दो हो सकती है, जो 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह हो तब हो सकती है। कक्षा अभिनय सीधो को तू खड़े, तू अकबर जब जब आएगा तब तू बोलेगा, जहांगीर आएगा तू बोले अनारकली, छोरी तू खड़ी हो, अनारकली बन जाए आज, तू अनारकली बनेगी। वो होता है जब भी क्लास में आता अनारकली आता ही अनारकली बांधने लग जाएगी। इतनी को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ के ऐसे किया जाता है। एडिसन क्या कहता है कि जब भी शिक्षा देनी अथवा उपदेश करना हो तो कहानी के माध्यम से भी प्रदान कर सकते हो। कहानी के माध्यम से बच्चा ज्यादा रुचि लेता है, ठीक है। तो अगली है समवाय विधि। समवाय विधि क्या है? या संयुक्त प्रणाली भी कह इसका नाटक। बस वो ये कि समवाय मतलब सारा सागे संयुक्त करके 26 जनवरी 15 अगस्त में नाटक प्रस्तुत कर दिया। शिक्षक का निर्देशन में छात्र नाटक करेगा, सारा छात्र इनमें रुचि लेगा। मनोवैज्ञानिक विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। जीएच बेल्स में कहानी एक लघु गद्य आकार की रचना है, ठीक है। अब बताओ बताओ अभिनय जो होता है वो नाटक की आत्मा होता है। और अभिनय भी चार प्रकार की होती है। क्या?
नाटक में सबसे जरूरी क्या है? अभिनय। अभिनय के भी 4 प्रकार है। जैसे एक अभिनय होता है कायिक, ठीक है, इसमें शारीरिक क्रिया होती है, काय मतलब शरीर, शारीरिक क्रियाएं होती है। दूसरी होती है वाचिक, बोल के अभिनय किया जाता है। तीसरा होता है सात्विक, बड़ो ही सात्विक है ये सबसे, इसमें दोनों क्रियाएं होती है, शरीर और वाणी, सर्वश्रेष्ठ यही है। और चौथी है आहार्य। आहार ये क्या होता है? ये जिसमें हम कहते हैं वेशभूषा धारण की जाती है वैसी, जैसे शिवाजी की वेशभूषा धारण। ये थी बच्चों नाट्य शिक्षण विधि। अब बताओ, बताओ अब हम पढ़ेंगे कहानी। नाटक तो हो गया, सर हो गया। अच्छा, मैं बीच में कहानी के बारे में बता दी, ये 2 बातें। कहानी कैसे पढ़ानी है, कैसे बतानी है। कहानी एक लघु गद्य आकार की रचना है, बिल्कुल रचना ही होती है। G.H. वेल्स ने यही कहा था, सॉरी A.G. वेल्स ने यही कहा था। लेकिन कहानी की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कुछ तो होती होगी, ऐसी ही थोड़ी होती है। कहानी में बच्चा सबसे ज्यादा रुचि लेता है। तो क्लास में जाके टाबरी नवी नहरी या बिखरेड़ा है, कोई क्या मिला रहे थे, कह रहे टाबरो आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बंद करे। क्यों? कहानी एक अलग बात है, कहानी में रुचि सबको होती है। मैं तुम्हें अब कह दूं कि आपको एक स्टोरी बताता हूं, आपकी रुचि अभी हो जाएगी। कहानी की विशेषता है, कहानी द्वारा बच्चे का मनोरंजन होता है, एनर्जी है कहानी उसके लिए। कहानी द्वारा बच्चे को अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा। कहानियां ऐसी बताई जाए कि जिसमें पता चले कि ये गलत है, ये सही है। कहानों को उद्देश्य वह अच्छा चरित्र रूप से प्रदर्शित करना। ये शक्तिमान, शक्तिमान अच्छा करेक्टर है, प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अच्छा चारित्रिक प्रस्तुत करना है, अच्छा करेक्टर। कहानी कभी भी दुखांत नहीं होनी चाहिए। कोई फिल्म ऐसी है जो सैड इन स्टोरी पे जाके खत्म होती है? एकमात्र फिल्म थी, पता नहीं कौन सी, जैकी श्रॉफ को कौन सी थी, जिसमें हीरोइन के पीछे हीरो सब कुछ बर्बाद कर लेता है, लास्ट में फिर जब हीरोइन तैयार होती है तो वो मना कर देता है। वो एक ऐसी पहली बार हुआ कि जब दुखांत अंत हुआ किसी स्टोरी का। वो फिल्म ज्यादा चली भी नहीं थी, नाम मुझे नहीं ध्यान में। तो कहानी का अंत बड़ा ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है। कहानी की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज, और ज्यादा पात्र भी नहीं होना चाहिए, नहीं गोड़ हो जाएगा वो बीच में कौन घुस गया रे। पात्र ज्यादा नहीं होना चाहिए कहानी के अंदर। और जब बच्चों को आप कहानी सुना रहे हो तो हर आयु में कहानी का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे 6 साल के बच्चे को आप बड़ी ही चरित्रवान कहानियां बताने लग जाओ, कोई लेना देना नहीं होता बच्चे को। अप्सराओं को परियां की कहानियां सुनाओ, 9 साल का बच्चा भी परियां की कहानियां चलेगी, लेकिन थोड़ी सी कठिन कसको थी, जो समाज से जुड़ी हुई कहानियां हो सकती है। 10 वर्ष का टाबर ने वीरता की कहानियां सुनाओ, यात्रा की कहानियां सुनाओ। 11 वर्ष का बच्चा ने जानवरों की कहानियां सुनाओ, आविष्कार की कहानियां सुनाओ। 12 वर्ष का बच्चा ने महापुरुषों की कहानियां सुनाओ, जादू टोना जासूसी। 13 वर्ष में अभिरुचि रोचक कहानियां जो बच्चे को पसंद आई। 14 वर्ष में यो बड़ी अंधेरी डरावनी कहानियां, जंगल रांचली, वह कहानियां सुनाओ। 15 वर्ष में इमोशन बच्चे का पैदा हो जाता है, इमोशनली कहानियां सुना सकते हो आप। अब मैं था ना परियां की कहानी सुनाओ, थार मादा का गुरुजी परियां ही छाप कोनी, ऊपरली परियां, चांदारी परियां, धरती परियां कोई कहानी है तो बताओ। क्यों? क्योंकि अब आपको वो पसंद नहीं आएगी। तो वो बात है कि हर समय में कहानी का अपना एक रूप होता है समय के अनुसार। अब कुछ कहानियों के प्रकार, कुछ कहानियां तो होगी उद्देश्य क्या था, ठीक है, कि हम किस उद्देश्य से वो कहानी बता रहे हैं। जैसे कुछ उद्देश्य होता है यथार्थवादी, अभी देख लेंगे, डिटेल से भी देख लें, कोई बात नहीं। कुछ कहानियां होती है आदर्शवादी, बोर ना हो जी, देखता जाओ बस थे। और कुछ है आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी दोनों। यथार्थवादी दोनों भी हो सकती है। कुछ कहानियां होती है शैली के आधार पर, शैली जैसे किसी घटना, कोई घटना है वो भी कहानी है भाई साहब, कोई घटना बता रहे हो। चरित्र आधार हो सकती है, किसी का चरित्र बताना है आपको, बहुत अच्छा करेक्टर हिटलर का चरित्र बताना, कहानी हो सकती है। कुछ कहानी समस्यात्मक भी हो सकती है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, जैसे सती प्रथा वगैरह, इनसे संबंधित भी कहानियां हो सकती है, कौन सी बड़ी। कुछ सामान्य आधार पे कहानियां हैं,
जैसे आप भगवान कृष्ण की कहानी सुना रहे हो, सुदामा की, वो कैसी कहानी है? वो धार्मिक कहानी है, धर्म से संबंधित बच्चे में रुचि होती है। ऐतिहासिक कहानियां सुना सकते हो, इतिहास की, कि एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति आया, बड़ा ही राजा जी के पास आए, राजा ने ऐतिहासिक कहानियां, पृथ्वीराज चौहान की, महाराणा शिवाजी, किसी की भी। कुछ कहानियां सामाजिक भी होती है, जैसे सती प्रथा वगैरह, इनसे संबंधित। ये कुछ कहानियों के प्रकार है। उद्देश्य के आधार पे पहली, अब समझते जाओ बस इनको। यथार्थवादी कहानी, जीवन चित्र होता है, विभाजित जीवन चित्र है। यथार्थ, आदर्श, कोई ना कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, क्या कारण परिणाम, ये दोनों हो सकती है कहानियां, नाम से ही पता चल रहा है। आदर्शवादी भी होगी, यथार्थवादी भी होगी। दृष्टि आदर्शवादी होनी चाहिए हमेशा। फिर शैली के आधार, घटना, कुछ कहानी किसी ना कोई घटना को वर्णन करना है। कभी गया व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट हो, उसकी पूरी कहानी बताई जा रही है। चरित्र निर्माण भी हो सकता है, समस्या भी हो सकती है, धार्मिक समस्या हो सकती है, राजनीतिक समस्या हो सकती है, मनोवैज्ञानिक हो सकती है, मेंटल। और सामान्य धार्मिक बताने की जरूरत ही नहीं है। आप रामायण महाभारत की कहानियां हो गई, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानी हो गई, और समाज से संबंधित हो गई, ये कहानियां। अब है कहानी की शिक्षण विधियां। अब आता है कहानी पढ़ाने की शिक्षण विधि। कहानी की शिक्षण विधियां, लो जी, आज पहला है चित्र प्रदर्शन विधि। नाम लिख देता हूं, फिर आपको आपसे पूछेगा वो निम्न में से कहानी शिक्षण है, कहानी शिक्षण की विधि है, नहीं है। फिर है संवाद विधि, फिर है कथन विधि, फिर है अभिनय विधि, फिर है प्रश्नोत्तर विधि या पूर्ति विधि। ठीक है, अधूरी कहानी भी कर सकते हो। अधूरी कहानी गुरुजी आप कौन सी है? अधूरी कहानी या पूर्ति विधि? चलो अधूरी कहानी विधि। देखो समझो, कोई चित्र है, कहानी बच्चों में चित्र में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों में चित्र ज्यादा होते हैं। प्रेरणादायक कहानी, गोगा जी का चित्र है, फिर गोगा जी की कहानी है। संवाद विधि, शिक्षक छात्रों से पात्रों के कथन के संदर्भ में कुछ बातें पूछेगा, वार्तालाप करेगा। गोगा जी को नाम सुनेडो है गिटाबरो, बादशाह को नाम सुनेडो है गिटाबरो, तो अर्जुन सर्जन को नाम सुनेडो है गिटाबरो, कुछ पूछा जाएगा, क्या बताओ कौन अर्जुन सर्जन है? तो उसके माध्यम से फिर अर्जुन सर्जन की कहानी सुनाई, गोगा जी की कहानी सुनाई, तेजा जी की कहानी सुनाई, तो वह के वह वो है संवाद विधि। वाचन या कथन विधि, कथन विधि को वाचन विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, कहानी को कुछ टुकड़ों में बांट दिया और अध्यापक उसका वाचन करेगा। क्रम से करना जरूरी है, बस ये थोड़ा सा ध्यान है। ये नहीं कि आप किसी की मृत्यु पहले बता रहे हो और जीवन बाद में बता रहे हो, क्रम चलता है हमेशा। अभिनय, अध्यापक हाव भाव करके वाचन कर दे, वो अभिनय। अभिनय कहानी नाटक को सहम से कोई ज्यादा अंतर को नहीं। प्रश्नोत्तर विधि, कहानी निबंध के रूप में बच्चा के समक्ष प्रस्तुत करी जाएगी, जिसमें जिज्ञासा वर्षित कुछ प्रश्न पूछे होंगे, उनको ध्यान में रख के कहानी सुनाई जाएगी। अधूरी कहानी, अधूरी कहानी में बड़ी बच्चा बड़ी रुचि लेता है अधूरी कहानी विधि में, और उसको पूरा करना है। कैसे? आधी कहानी लिख दी, बीच बीच जगह छोड़ दी, पूर्ति करवानी, वो भी एक विधि है। तो ये अधूरी कहानी विधि हो जाती। अब आया कि गुरुजी क्यों पढ़ाई जाए, कहानियां क्यों पढ़ा? कहानी तो भाई कहानी तो कहानी रही, भाई इसका ऐसा क्या उपयोगिता है? जनरल नॉलेज बढ़ेगा, महाराणा प्रताप की कहानी सुनाऊंगा तो क्यों एग्जाम में काम नहीं आएगा क्या? जनरल नॉलेज, तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ेगी। कभी महाराणा प्रताप ने रहीम जी के परिवार को छोड़ दिया, तो बताओ बच्चों ये सही है कि गलत है, क्या सही है, तर्क वितर्क चलेगा इसमें। तो तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। संकोच की भावना दूर हो, बच्चा प्रश्न भी पूछेगा, क्यों कहानी में बच्चे की रुचि है। अच्छे शब्द, अच्छे मुहावरों का प्रयोग करेगा। कहानी है एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है, जो सरल रूप से प्रस्तुत हो जाता है, मनोरंजन अच्छा होता है।
कल्पना शक्ति का विकास होता है कहानी से, साहित्य में वृद्धि बढ़ेगी, साहित्य में रुचि बढ़ेगी। अब है कहानी पढ़ते समय शिक्षक भी कुछ चीजा की ध्यान रखो। बच्चों को कहानी से बड़ा प्रेम होता है, बच्चे को बड़ा आनंद आता है, तो कहानी को चुनाव भी सही होना चाहिए। आनी छठी क्लास की किताब में थे बिहारी कहानियां सुनाना, बच्चा क्या समझ आओगे, उसको प्रस्तुत करना टीचर के हाथ में है, टीचर उसे कैसे प्रेजेंट कर रहा है, बीच बीच में खुद का भी जोड़ दे, हंसी मजाक जोड़ दे, अच्छा चरित्र जोड़ दे, तो टीचर पे भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। और दृश्यों को सरल तरीके से प्रस्तुत करना। एक चीज कहानी में सबसे, कहानी क्या करते हैं अपने टाइम में, गुरुजी कहानी में सीधी बांस था, अगर टीचर के खुद के मुख जमानी अगर वो याद है तो उस कहानी का प्रभाव अलग होगा। बांस के सुनाने की कौन, टीचर के खुद की अगर याद हो वो बताएगा, वो टावरों पाठ में आ चीज है, बड़ी प्रभावशाली होगी। तो टीचर के लिए भी ये जरूरी है। अगली है हमारी रचना शिक्षण। गुरुजी कितनी है बस, शिक्षण विधि तो होगी अपनी पूरी, अब हम कुछ प्रश्न भी करेंगे आगे धीरे धीरे। रच धातु से बना शब्द है, ल्यूट पढ़ते हैं, अन टापू पढ़ते। रचना का अर्थ होता है कि रचना कर दी, यानी सजा दियो, संवार दियो, लिखनो ये एक प्रकार को, यानी सजाना, संवारना, लिखना, सही तरीके से रचना है। इंग्लिश में बोलते हैं शायद कंपोजिशन। रचना का बड़ा महत्व है भाषा में, क्योंकि शब्दों को कैसे पिरोना है वो रचना से सीखोगे। विचार दिमाग में विकास होगा किसी चीज पे रचना लिखवाने से। तो रचना के कई प्रकार है, जिसमें एक है जैसे मौखिक रचना। इसमें क्या होता है, मौखिक रचना जो व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है, आतंकवाद पे रचना किसी पे हो सकती है। लिखित, लिखित अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा, वो लिखित रचना हो गई, वो लिखित हो गई। अब है रचना की शिक्षण विधियां, जहां से प्रश्न होता है। जी ये तो ए लिख ली बस, लास्ट लास्ट आए, ज्यादा माथापच्ची नहीं है। तो पहली है प्रश्नोत्तर विधि। सर है तो कई जगह आई है, हाँ कई जगह आ सकती है एक विधि, क्या बड़ी बात है। सबसे प्राचीन विधि यही है, अध्यापक जिस विषय पे रचना लिखवाना चाह रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। पहले मौखिक रचना होगी फिर लिखित होगी, यही मनोवैज्ञानिक और अच्छी विधि है। छात्र शिक्षण, तो बच्चों बताओ, दंतेवाड़ा में हमारे जो फौजी मारे गए थे, बहुत पहले की घटना है, वो क्यों मारे गए, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर नक्सलवादियों ने मारे। नक्सलवादी कौन होते हैं, ये कहां रहते हैं, कौन से क्षेत्र में नक्सलवाद है, इस पर चर्चा होगी। फिर कहेगा अब लेख लिख दो। अब बच्चा अपने हिसाब से बुद्धि का विकास करते लिखेगा, यानी छात्र और टीचर दोनों सक्रिय रहेंगे। फिर है चित्र वर्णन विधि। चित्र वर्णन विधि, अब कोई नई किताब विताब मत लेके आना, जो है आपके पास वही पढ़ो, जो नोट्स है वही पढ़ो। किताब सिर्फ लेके आनी है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव को निकालो, जितने निकाल सकते निकालो, आज तक के आए हुए निकालो, आपका पास हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप ऑब्जेक्टिव निकालते जाओ। ऑब्जेक्टिव तभी निकाले जाते हैं जब टॉपिक पढ़ा हुआ हो, नहीं पढ़ा हो तो मत माथा पच्ची करना, नहीं बनेगा काम। चित्र कक्षा छात्रा सम्मुख प्रस्तुत करी जाओ, पहले चित्र को मौखिक रूप से बताया जाएगा फिर हो जाएगा काम। ये प्राथमिक कक्षाओं में होता है, माध्यमिक कक्षाओं में। भाषा यंत्र प्रणाली, ये शिक्षण विधियों में भी आती है, वो ये छोटा बच्चा खेल में ज्यादा रुचि ले। इस विधि में 4 उपकरण होते हैं। टेप रिकॉर्डर होगा एक, रचना का रिकॉर्ड होगा, जो बात बतानी है वो रिकॉर्ड है, कैसेट होगी, रचना रिकॉर्ड है, चित्र होगा, फिर सहायक पुस्तक होगी। और पहले टेप रिकॉर्डर रचना कैसेट पर लगा के चालू करी जाएगी और चित्र दिखाता जाओगा। कई जैसे नहीं होता कि बहुत सारे म्यूजियम में ऐसे होता है ना, जैसे करणी माता के जीवन से लेकर अंत तक सारे चित्र बने हुए, तो एक जगह करणी माता जैसे किसी राजा के पास है तो बता दिया कि ये फलाने राजा है, कैसेट में चल रहा है वो, ऐसे माता ने सहायता की थी। एक कुएं का सीन है जिसमें 2 ओर से सांप जुड़ा हुआ है, तो बता दिया कि एक भगत था जो कुएं में गिर रहा, रस्सी टूट गई तो माता ने जोड़ा, वो कहानी साथ में चलती रहती है। तो कैसी टांग दी वैसे हो जाएगा, ये भी हो सकता है। रूपरेखा प्रणाली, सूत्र या प्रदोभन विधि, बहुत करवाना पड़ा है टाबरो है। प्रबोधन विधि,
अट तक कौन सो आएगा, पहले सो नहीं गए थे और तो कोई बात को नहीं है। निबंध को आरंभ ई विद्यु करिए, मध्य समापन वाक्यों रूपरेखा के माध्यम से दिया जाता है और छोटा छोटा वाक्य छोड़ दिया बेहिसाब, आराम से बच्चा भर देगा। फिर अनुकरण प्रणाली, बहुत सारी प्रणालियां इसमें, रचना की अनुकरण प्रणाली लंबो खींची होगी। त्रुटि रहित कोई भी रचना प्रस्तुत करी जाएगी, छात्र उस रचना का अध्ययन करेगा, मनन करेगा, फिर उस रचना से मिलती जुलती कोई रचना छात्र लिखेगा। मैं सिपाही होता, फिर आ जाएगी मैं फौजी होता, फिर लिखू मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं प्रधानमंत्री होता। वो रचनाएं अनुकरण प्रणाली, अनुकरण करते हुए। फिर आती है एक प्रवचन विधि, स्वाध्याय विधि, फिर परिचर्या विधि, वाद प्रणाली विधि, नॉर्मल नॉर्मल नाम सा है। यानी हमने आज कई रचनाएं पढ़ी, अब लास्ट एक बची है। कौन सी बची नहीं है, वो पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं। हमने सारी शिक्षण विधियां पढ़ ली कि आपको नाटक कैसे पढ़ाना है, कहानी कैसे पढ़ानी है, रचना कैसे पढ़ानी है, गद्य कैसे पढ़ाना है, पद्य कैसे पढ़ाना है, लेकिन आपको तो बताया ही नहीं कि व्याकरण कैसे पढ़ाना है। तो भैया व्याकरण की शिक्षण विधियां ही तो बताई थी थोड़े दिन पहले, 10 15 20 तो बता दी। ध्वनियां, अंगवंतर करनो, व्याकरण पढ़ाने में वो विराम चिन्ह गठे, प्रयोग करनो गठ, कौन करनो गठे, मात्रा गठे, लोकोक्ति गठे, मुहावरा गठे की व्याकरण विधि से होगी। तो वो शिक्षण विधियां हम पढ़ चुके हैं, जैसे आगमन है, निगमन है, सूत्र विधि है, परायण विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, और कौन सी है, सैनिक विधि है। तो वो विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहां दोबारा हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। पारायण विधि होती है, ये बहुत प्राचीन विधि है, कंठस्थीकरण पर जोर देती है पारायण विधि। बिना अर्थ विधि के ज्ञान संरक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है कि रटा के दादाजी कहानी बताई पोतन पोतो। पाणिनि के समय जो पारायण विधि प्रचलित थी। अब बताओ, भाषा सहस्रक वाक्य सारी पहले हो चुकी है, आगमन निगमन, तो इसलिए वो हम उसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। आ लो जी, बहुत बड़ा टॉपिक बिठा पूरा कर दिया। अब देखते हैं परसों हम क्या करेंगे। ओके, थैंक यू।